पढ़ेंगे परफेक्शन आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स में। हम लोग का अप्रैल का चल रहा है, माइक बंद कर लीजिए। अप्रैल के करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे सरकारी योजना। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में आपने क्या देखा था? इससे पहले की वीडियो में आपने पढ़ा था बिहार। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरकारी योजना। ठीक है, ध्यान रखें क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मुख्यतः सरकारी योजना को देखेंगे। और इसके पहले का जो वीडियो है जो बिहार है, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को दिया गया है, आप जस्ट पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बिहार का वीडियो प्लेलिस्ट में, तो आप उसको जरूर देखें। ठीक है, डेप कनेक्ट। डेप कनेक्ट 2024 में अदिति योजना लॉन्च हुआ है। ठीक है, डेप कनेक्ट 2024 में अदिति योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या है ये डेप कनेक्ट? नई दिल्ली में आयोजित डेप कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आईडीईएक्स योजना के साथ, ठीक है, कौन सा योजना है? आईडीईएक्स योजना। ठीक है, आईडीईएक्स योजना के साथ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का एसिंग डेवलपमेंट को लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक उद्देश्य क्या होगा? महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा डेप कनेक्ट 2024 में जो अदिति योजना लॉन्च किया गया उसका पर्पस क्या है, तो बताइएगा महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 डीप डेक महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को मतलब क्या है विकसित करना है। डेप कनेक्ट 2024 के दौरान अदिति योजना, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है, चैलेंज 11 अन्य पहलों का शुभारंभ रक्षा उत्पादन में नवाचार, उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? डेप कनेक्ट 2024 में क्या क्या अदिति योजना को लॉन्च किया गया, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया गया जिसको साथ में, ठीक है, 11 अन्य पहलों को भी लॉन्च किया गया। सारे का पर्पस क्या है? तो भारत को मतलब रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर करना। ठीक है, क्योंकि आपको पता हो हम लोग रक्षा उत्पादन में बहुत सारा सामान जो होते हैं हम लोग यूएसए से, ठीक है, रक्षा उत्पादन के लिए डिफेंस का, और हम लोग रसिया के ऊपर, ठीक है, फ्रांस के ऊपर निर्भर है। ठीक है, हम लोग इसमें आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ मतलब क्या है? डेप कनेक्ट। ठीक है, डेप कनेक्ट 2024 में अदिति योजना को लॉन्च किया गया। इसके साथ और क्या योजना लॉन्च हुआ है तो आप देखोगे तो यहाँ पे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को भी लॉन्च किया गया। सात सात की बात करें, 11 अन्य योजना को भी लॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखें क्या ई किसान उपज निधि लॉन्च किया गया। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है? तो ई किसान, ठीक है, ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण ने ई किसान उपज निधि को क्या किया है? शुरू किया है। ठीक है, ध्यान में रखना। इसमें क्या है? तो ई किसान उपज, ठीक है, ई किसान यूपीएजी निधि बेयर बेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक डिजिटल गेटवे पहल है। ठीक है, तो ई किसान उपज निधि की बात करेंगे तो किसकी पहल है? तो बेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक डिजिटल गेटवे पहल है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की बात करेंगे, पंजीकृत दामों से संग्रहित अपने शहरों के एवज में बैंकों से कटौती के बाद किसानों को सुविधा प्रदान करना है। कटौती के बाद किसानों को सुविधा प्रदान करना। ठीक है, इसके अंतर्गत ऋण, इलेक्ट्रॉनिक गोदाम रसीदों या फिर इन एनडब्ल्यू, क्या लिखा हुआ है? एनडब्ल्यूआरए के एवज में प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड नियामक प्राधिकरण, जिसको डब्ल्यूडीआरए कहते हैं, की स्थापना 2010 में डब्ल्यूडीआरए अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। ठीक है, तो डब्ल्यूडीआरए जिसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग एंड नियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, लेकिन अधिनियम कब का था? तो 2007 का अधिनियम था। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है इसके द्वारा? क्या लॉन्च किया? ई किसान उपज निधि लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या? ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण ई किसान उपज निधि शुरू किया है। ई किसान उपज निधि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक डिजिटल गेटवे पहल है। उद्देश्य क्या रहेगा? तो डब्ल्यूडीआर पंजीकृत गोदामों से संग्रहित अपने शेयरों के एवज में बैंकों से कटौती कर किसानों को सुविधा प्रदान करना। ठीक है, हमें क्लियर तो नहीं पता रहा, लेकिन जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा था, जैसे मान लीजिए कोई किसान है, ठीक है, तो कि किसान है तो वेयर हाउसिंग में उसने अपने अनाज को रख रखा है। ठीक है, अनाज को किसान ने यहाँ पे रख रखा है, जैसे मान लीजिए अनाज उसने रखा है, ये 5 लाख का अनाज उसने अपने रख रखा है। ठीक है, तो 5 लाख के एवज में वेयर हाउसिंग तो उसको कुछ नहीं दे रहा है, जबकि किसान को ही कुछ देना पड़ता है। रीजन क्या है? आप उसके वेयर हाउसिंग को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब ये 5 लाख का जो अनाज है, तो इसके बदले में, ठीक है, इसको गारंटी पे रख के, ठीक है, अब बैंक से आप तब तक लोन ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? बैंक से किसान क्या कर सकता है? तब तक उसको लोन के तौर पे ले सकता है। ठीक है,
क्योंकि आपके कोलेट्रल में क्या रखा गया है, कोलेट्रल डैमेज में क्या रखा गया, अनाज को रखा गया, लोन नहीं चुकाएंगे तो आपका अनाज रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसान चाहे, जैसे मान लीजिए एक सीजन का जो फसल होता है, एक सीजन में फसल हुआ तो तुरंत बिकता नहीं है, ठीक है, तो उसको रख दिया, उसको किसान ने क्या किया, वेयर हाउसिंग में रख दिया, उसके उपज में उसको ने क्या किया, लोन लिया, लोन लेके फिर मतलब अगला फसल का मतलब क्या किया, सीजन किया, तब तक वो फसल बिक गया, तब तक उस फसल से मतलब बैंक को पैसा भी दे दिया उन्होंने, मतलब क्या किया, कृषि के लिए उसको अलग से भी पैसा मिल गया। तो इस तरह का कुछ व्यवस्था सरकार करने जा रही है, इसी की तरफ, इसी के ई किसान उपज जो है इसीलिए मतलब लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहाँ पे इतने अच्छा से नहीं बता, लेकिन एक बार आप इसको पढ़िएगा, बहुत बढ़िया पहल है ये। चलिए, कोयला मंत्रालय ने कोल लॉजिस्टिक योजना और नीति को लॉन्च किया है, ठीक है। तो कोयला मंत्रालय ने कोल लॉजिस्टिक क्या लिखा है, लॉजिस्टिक्स योजना और नीति को लॉन्च किया। कोयला मंत्रालय कौन है, कोयला मंत्री कौन है भारत में, भारत सरकार में कोयला मंत्री कौन थे? अश्नवी वैष्णव सर, ऊर्जा मंत्रालय वो तो तेल मंत्रालय है शायद, अश्नवी वैष्णव ऊर्जा मंत्रालय। बताइए बताइए क्या नाम है, आर के सिंह। हाँ, ऊर्जा मंत्री वही आर के सिंह ही है सर, देख लीजिएगा कौन है, ठीक है। चलिए, इसका लक्ष्य क्या है, कोयला मंत्रालय ने, हाँ आर के सिंह बिहार के, ठीक है। कोल लॉजिस्टिक्स योजना को लॉन्च किया गया, इसका लक्ष्य क्या है, तो 2030 से 2030 तक 980 मीट्रिक टन से 1.5 बिलियन टन तक बढ़ने वाले अनुमानित ऊर्जा मांग को मतलब क्या करना है, पूरा करना है। ये फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं, रेलवे आधारित प्रणाली और एक रणनीतिक बदलाव का प्रस्ताव रखता है, जिसका लक्ष्य रेल रसद लागत में 14% की कमी और 21,000 करोड़ रुपए की वार्षिक लागत को बचत करना है, ठीक है। देश भर में बैगनों के औसत टर्नओवर समय में 10% की बचत की भी उम्मीद है। बैगन समझते हैं ना, जो ढोने का जो काम करता है, ठीक है। तो कोयला मंत्रालय ने कोल लॉजिस्टिक्स योजना और नीति को लॉन्च किया, इसका लक्ष्य 2030 तक 980 मीट्रिक टन से 1.5 बिलियन टन तक बढ़ने वाली अनुमानित ऊर्जा मांग को मतलब पूरा करना है, ठीक है। ये फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में रेलवे आधारित प्रणाली को एक रणनीतिक बदलाव का प्रस्ताव करता है। इसका लक्ष्य होगा रेल रसद लागत में 14% की कमी करके 21,000 करोड़ रुपए की वार्षिक लागत बचत को मतलब क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो कोल लॉजिस्टिक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। प्रहलाद जोशी, हाँ प्रहलाद जोशी है, ठीक है, सही बोले, प्रहलाद जोशी कोयला मंत्रालय, ठीक है। अब आते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया कौन सा पोर्टल है, स्वयं पोर्टल, क्या नाम है इसका, स्वयं प्लस। स्वयं प्लस पोर्टल को लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने इस पोर्टल को मतलब क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। ध्यान में रखें, किस मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने इस पोर्टल को क्या किया है, लॉन्च किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति थी, 2020 से पहले 1986 की शिक्षा नीति थी। अभी जो शिक्षा नीति आई है 2020 की शिक्षा नीति आई है, और कौन सी समिति की अनुशंसा पे शिक्षा नीति को लाई गई है, तो कस्तूरी रंगन समिति, कौन है, के कस्तूरी रंगन समिति है, ठीक है। नया शिक्षा नीति जो आ गई है के अनुरूप स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म में अब उद्योग की जरूरतों का समर्थन करने वाले पाठ्यक्रम शामिल होंगे, जो शिक्षार्थियों को रोजगार क्षमता को बढ़ाते हैं। अब देखिए, हमारी जो मतलब जो क्लास की जो किताबें, जो सिलेबस, जो इसमें किसी प्रकार के पढ़ाई के बारे, इंडस्ट्री को, उद्यम को किस प्रकार से बढ़ाए उनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन स्वयं प्लस पोर्टल क्या करेगी, तो मतलब नई जो पाठ्यक्रम जो शामिल जो होगी उनमें मतलब क्या होगा, शिक्षार्थियों के रोजगार क्षमता को बढ़ाने के बारे में जानकारी होगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास मतलब आईआईटी मद्रास स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का संचालन करेगा। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है, सबसे पहले किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस को लॉन्च किया, मंत्रालय किसने, शिक्षा मंत्रालय, किसने लॉन्च किया, तो ध्यान रखना है शिक्षा मंत्रालय ने स्वयं प्लस को लॉन्च किया, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। दूसरा कौन सी बात है, तो दूसरा आपको ध्यान में रखना है इसका पर्पस क्या होगा, तो पर्पस क्या होगा, तो भाई साहब नए पाठ्यक्रम में, ठीक है, उद्योग की जरूरतों का समर्थन जो है, मतलब उद्योग मतलब को बढ़ावा किस प्रकार से दिया जाए उनको शामिल करना है। दूसरी बार इसका संचालन कौन करेगी, तो इसका संचालन आईआईटी मद्रास करेगा, ठीक है। बड़ी संख्या में शिक्षार्थी हो, शिक्षार्थी मतलब समझते हैं क्या होता है उसको, पढ़ने वाले बच्चे, नहीं स्टूडेंट को नहीं बोलते, रिसर्चर को बोलते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने वाली मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म स्वयं 2017 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या
पीएचडी करने वाले को शिक्षार्थी कहेंगे, रिसर्चर कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी है पीएचडी करने वाला शिक्षार्थी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए 2017 में स्वयं प्लस को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था स्वयं प्लस को? 2017 में स्वयं प्लस को लॉन्च किया गया था, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसका देखभाल संचालन करेगा तो आईआईटी मद्रास करेगा, ठीक है। अब आते भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन शेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत लॉन्च हो गया, ठीक है। तो भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के किस जगह पे? थूथुकुडी में, ठीक है। कहां पे प्रधानमंत्री ने कहां पे लॉन्च किया इसके? तमिलनाडु के थूथुकुडी में हरित नौका पहल के तहत भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत को लॉन्च किया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में हरित नौका पहल के तहत भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत को मतलब क्या किया है? लॉन्च किया है। कहां पे लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर ने? थूथुकुडी। थूथुकुडी कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु में। कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हरित नौका अंतर्देशीय जहाजों के लिए हरित संक्रमण दिशा निर्देश भी लॉन्च किए गए, ठीक है। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जहाजों को हरित प्रौद्योगिकियों की ओर, ठीक है, स्थानांतरित करने पर केंद्र सरकार का ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसका निर्माण की बात करेंगे, कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा किया गया। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हरित नौका अंतर्देशीय जहाजों के लिए हरित संक्रमण दिशा निर्देश भी लॉन्च किए गए। इसका उद्देश्य क्या? अंतर्देशीय जहाजों को हरित प्रौद्योगिकी की ओर स्थानांतरित करने पर केंद्र सरकार का ध्यान करना, आकर्षित करना है, ठीक है। तो भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग लॉन्च किया गया, जिसके आप देखोगे इसमें क्या होगा, तो मुख्यतः मतलब जो हमारे जो अंतर्देशीय जल मार्ग है उनको मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ मतलब क्या करना है? मूव करना है। और प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए तमिलनाडु के थूथुकुडी में हरित नौका पहल के तहत भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जल मार्ग पोत को लॉन्च किया, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन से चलेगी, ठीक है, ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आपका क्या होता है, ये जो होता है आपका क्या होता है, नेशनल जो होता है समाप्त होता है, ठीक है, योजना समाप्त होता है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सबको जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले डेप कनेक्ट 2024 में अदिति पहल को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या होगा? रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाना, ठीक है। चलिए आप देखेंगे दूसरा, ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान रखें। अब कोयला मंत्रालय ने कोल लॉजिस्टिक योजना को लॉन्च किया, जिसमें से ध्यान रखेंगे लॉजिस्टिक को मतलब खास करना है, ठीक है। देश भर में बैगनों के औसत टन राउंड समय 10% की बचत की उम्मीद भी है, तो इसको किया गया था कोयला मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। आप देखेंगे शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया स्वयं पहल जिसका संचालन करेगा कौन? मद्रास आईआईटी करेगा, ध्यान में रखिएगा। बात करें 2017 में इस पहल को लॉन्च किया गया था, विद्यार्थियों को सिलेबस में शामिल किया जाएगा, जिनसे उनमें उद्यमिता के बारे में मतलब औद्योगिक नीति के बारे में उनको जानने को मिलेगा, ठीक है, मतलब उद्योग को क्या जरूरत है उनके बारे में लोग पढ़ेंगे, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत को लॉन्च किया, तो उसके हाइड्रोजन से चलेगी, ठीक है। ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत का एक कदम है, जिसको थूथुकुडी में, तमिलनाडु के थूथुकुडी में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, हम लोग नेशनल पढ़ेंगे, राष्ट्रीय क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे, राष्ट्रीय में देखेंगे तो सबसे पहले चीज देखते क्या निकल कर आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 18 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को सूची से हटाने का फैसला किया है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वे, जिसको एएसआई क्या बोलते हैं, एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 18 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को सूची से हटाने का लक्ष्य जारी किया है, ठीक है। देखेंगे एएसआई ने 18, ठीक है, 18 संरक्षित स्मारक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सीपीएस कहते हैं, को सूची से हटाने के लिए प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 35 लागू की है, ठीक है। कब का है यह अधिनियम, कब का है? तो 1958 का अधिनियम है। धारा 35 केंद्र सरकार को घोषित करने की अनुमति देती है कि राष्ट्रीय महत्व का कोई भी स्मारक राष्ट्रीय महत्व का नहीं रह गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अब नहीं रह गया है, ठीक है। एएसआर अधिनियम, ठीक है, तहत, ठीक है, एमएनआई को इतिहास और संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में एसआई को द्वारा संरक्षित बनाए रखा जाता है। संरक्षित स्थल के आसपास किसी प्रकार के निर्माण संबंधी गतिविधि की अनुमति नहीं है। मान लीजिए कोई स्थल अगर संरक्षित है तो उसके आसपास किसी भी प्रकार की
निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सूची से हटाने का मतलब है कि अब इसे अब एएसआई द्वारा संरक्षण और रखरखाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब हो सकता है से मतलब कुछ ऐसा स्थल है जिसमें एएसआई के द्वारा संरक्षित किया जाता है, खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब का मतलब आउटकम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए सरकार क्या करती है, हटा देती है उसको। ठीक है, तो एएसआई के पास ये अधिकार है। कौन सी धारा में है, तो धारा 35 में। कितने स्थलों को हटाने का मतलब निर्णय लिया गया है, कितने स्थलों को हटा दिया जाएगा, कितने स्थल को, 18 स्थलों को हटाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूसा बासमती किस्मों की अवैध खेती के खिलाफ पाकिस्तान को चेतावनी दिया गया। ठीक है, पूसा तो आप लोग जानते हैं, पूसा का संबंध बिहार से ही है ना। ठीक है, पूसा, मैं इसको पूसा का राजेंद्र जी के नाम से कृषि आपको समस्तीपुर में आपको पूसा आपको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मिलेगा आपको समस्तीपुर में। तो पूसा बासमती किस्मों की अवैध खेती कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, चेतावनी दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में में उच्च उपज वाली बासमती किस्मों के अवैध खेती के खिलाफ चेतावनी दी है। IARA के वैज्ञानिकों ने आपत्ति जताई कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया है क्योंकि उसने आधिकारिक तौर पर भारत की उच्च उपज वाली पूसा बासमती किस्मों को पंजीकृत किया और अवैध रूप से इसकी खेती भी कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब IARA के बारे में हम लोग जान लेते क्या है। ठीक है, तो मूल रूप से IARA द्वारा विकसित इन किस्मों में शामिल है। ठीक है, सबसे पहले पूसा बासमती 1121 को किसने विकसित किया है, IRI पूसा ने विकसित किया। PB 1509, PB 1847, PB 1885 और PB 1886 सबको पूसा के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, आप देखें कानूनी सुरक्षा क्या है, तो इन सभी किस्मों के बीज अधिनियम 1966 के तहत अधिसूचित किया गया। अधिनियम बुआई या रोपण के लिए अनुसूचित प्रकार या किस्मों के बीजों के निर्यात आयात पर प्रतिबंध लगाना है। वे पौधे की किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत भी पंजीकृत है। मतलब कोई देश चाहे से यहाँ से बीज लेगा कि अपने यहाँ खेती कर सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मौसम में बहुत जगह पे समानता देखी जाती है, तो पाकिस्तान हमेशा ऐसा करता है, भारत के बहुत सारा बीजों को मतलब क्या अपने तरीके इलीगल तरीके से खेती करता है। ठीक है, इसका अधिकार किसके पास है, भारत के पास है। अब यह अधिनियम केवल भारतीय किसानों को किसी भी संरक्षित पंजीकृत किस्मों में बीज बोने, ठीक है, बचाने, दोबारा बोने, विनिमय करने, साझा करने की अनुमति देता है। ठीक है, 2001 का जो अधिनियम है, मतलब कोई भी बीज, ठीक है, जो कि भारतीय कृषि यूनिवर्सिटी किसी के द्वारा विकसित किया गया, तो भारतीय किसान के लिए है से भाई साहब वो किसी भी प्रकार से इसका प्रयोग करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन बाहर का कोई देश हमारे बीजों का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्रेडमार्क किसके पास है, हमारे पास है। लेकिन मतलब पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान कौन सा किसका कर रहा है, गैर कानूनी तरीके से किसका खेती कर रहा है, तो पूसा बासमती का खेती कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि किसका ट्रेडमार्क किसके पास है, अधिकार किसके पास है, हमारे पास है, क्योंकि हमने इसको विकसित किया है। अधिनियम प्रजनक के अधिकारों को भी गणना करता है। भारत दुनिया में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक देश भी है। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे बहुभाषी इंटरनेट से जुड़ने के लिए भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है, किस पोर्टल को लॉन्च किया गया, भाषा नेट पोर्टल को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सचिव S कृष्णन ने नई दिल्ली में भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया। किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो भाषा नेट। अब देखिए भाषा नेट पोर्टल क्या है, तो भाषा नेट पोर्टल सार्वभौमिक स्वीकृति की अवधारणा पर आधारित है। ये लोगों को वास्तव में बहुभाषी इंटरनेट से मतलब क्या करेगा, जोड़ेगा। भाषा नेट पोर्टल का ऐसा कदम है जिसका उद्देश्य डोमेन डॉट इन को सार्वभौमिक रूप से मतलब स्वीकृत डोमेन बनाना है। भाषा नेट पोर्टल को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, तो भाषा नेट पोर्टल की बात करें क्या है, तो भाषा नेट पोर्टल एक ऐसा कदम जिसका उद्देश्य डोमेन डॉट इनको सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत डोमेन बनाना है। ठीक है, यूनिवर्सली तौर पे इसको विकसित किसके द्वारा किया गया था, भाषा नेट पोर्टल को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सहयोग से इसको विकसित किया गया। ठीक है, अब देखेंगे दिल्ली में 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ को संपन्न किया गया। ठीक है, तो स्टार्टअप महाकुंभ का संपन्न कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ स्टार्टअप महाकुंभ, कहाँ पे संपन्न हुआ है, दिल्ली में हुआ। किस स्थान पे इसका आयोजन किया गया है, तो ध्यान में भारत मंडपम में। ठीक है, कहाँ पे इसका किया गया है, तो भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया, जो कि मिलेगा नई दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या स्टार्टअप ऑफ महाकुंभ विकसित भारत के दृष्टिकोण से साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मतलब क्या है, कदम है। इन स्टार्टअप इवेंट का उद्देश्य उद्यम पूंजीपति, निवेशक और संभावित कॉर्पोरेट भागीदारों सहित आविष्कारकों के एक स्पेक्ट्रम के साथ स्टार्टअप को मतलब क्या करना है, जोड़ना है। मतलब मुख्यतः ये मतलब ये इवेंट जो है तो मतलब
पूंजीपति वर्ग को, निवेशक जो इन्वेस्टर होते हैं उनको, कारपोरेट भागीदार को, और साथ में जो आविष्कारक जो इन्वेंटर है उनको भी मतलब क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया पहल की बात करें, कब शुरू की गई थी स्टार्टअप इंडिया? ठीक है, कब की गई थी स्टार्टअप इंडिया? ठीक है, तो ध्यान रखें स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, कब शुरू की गई थी? 2016 में। बड़ा काम किया क्योंकि हमारे पास बहुत सारे यूनिकॉर्न मिले हैं उसके बाद से। ठीक है, हमारे पास यूनिकॉर्न की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी से विकास हुआ है, जिससे सैकड़ों हजारों लोगों के लिए नौकरियां पैदा हुआ है, और नौकरी चाहने वाले नौकरी प्रदाताओं में बदल गया। मतलब जो नौकरी कभी मांगते थे, ठीक है, वो अब क्या हो चुके हैं, ठीक है, नौकरी देने वालों में उनकी संख्या आ गई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में आप चलेंगे आगे। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा, सबसे पहले यूएसए है। ठीक है, फिर की बात करेंगे चाइना है। ठीक है, फिर बात करेंगे इंडिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप भारत में कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे स्टार्टअप में सबसे आगे निकल कर आया? दिल्ली। ठीक है, भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप है भारत में, पंजीकृत है, जो 12 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। ठीक है, भारत में स्टार्टअप की संख्या कितनी होगी? 1.25 लाख हो गई। ठीक है, भारत में 110 से अधिक यूनिकॉर्न है। ठीक है, क्या नाम है? 110 प्लस 110 से अधिक यूनिकॉर्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात करें हमारे स्टार्टअप ने 12,000 से अधिक पेटेंट भी पंजीकृत किए। ठीक है, ये सबके सब जो है ऐसे कहीं ना कहीं से सरकार का जो स्टार्टअप इंडिया पहल जो है, जो कि 2016 में आई थी, उसके बाद मतलब मूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिला है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो कहाँ पे स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कहाँ पे हुआ ये? दिल्ली के किस जगह पे? भारत मंडपम। भारत मंडपम। ठीक है, आप देखिएगा अरब सागर में भारतीय नौसेना 1500 मिलाई लुटेरों को पकड़ा। ठीक है, ये सोमालिया का लुटेरा है जिसको पायरेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरेट्स। पायरेट्स का मतलब होता है लुटेरा। कौन सा लुटेरा? तो समुद्री लुटेरा को पायरेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, जहाज को मतलब क्या करते हैं, उसमें मतलब एकाधिकार कर लेते हैं, और फिर जहाज मालिक से मतलब क्या करते हैं, जहाज के बदले में पैसा की मांग करते हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, नशा करते हैं, साथ में कुछ लोगों की हत्या भी कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, ये मतलब इसको मतलब डाउन करना बहुत टफ होता है। ठीक है, लेकिन भारत के जो मतलब नेवी के जो अफसर है, या फिर नेवी के जो मतलब जो हमारे सैनिक है, उन्होंने इसे कर दिखाया। ठीक है, भारतीय नौसेना ने अरब नार्कोस सागर में 40, हाँ नारकोस। ठीक है, कमांडो का नाम क्या है? नारकोस। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 40 घंटे लंबा ऑपरेशन चलाकर 3500 मिलियाई समुद्री लुटेरों को पकड़ा। ठीक है, कहाँ पे? अरब सागर में। ठीक है, कहाँ पे? अरब सागर में। ठीक है, कितने? 3500 मिलियाई लुटेरों को इन्होंने क्या किया? पकड़ा है। ध्यान में रखेंगे। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत का नाम है आईएनएस कोलकाता ने 35 समुद्री लुटेरों को हिरासत में ले लिया, और बड़े ऑपरेशन के बाद बचाए गए 17 चालक दल के सदस्यों के साथ उन्हें भारत लाया गया। ठीक है, भारत लाया जा रहा है। ठीक है, 17 चालक दल भी है उसमें, 70 लोग जो है जो कि मेंटेन के लिए जहाज पे जो होंगे। अब देखिए आईएनएस कोलकाता के बारे में जान लेते हैं। यह कोलकाता श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का प्रमुख जहाज है। ध्यान में रखिएगा। निर्माता की बात करें, मझगांव डॉक लिमिटेड की बात करेंगे, कौन है इसके निर्माता है? ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने निर्माण किया है आईएनएस कोलकाता को? तो मझगांव डॉक लिमिटेड। आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछ देगा से बताओ यहाँ पे जो सोमालिया को लुटेरे को जो पकड़े उसमें कौन सा जहाज था? ठीक है, तो क्या नाम है उसका? आईएनएस कोलकाता। क्या नाम है उसका? आईएनएस कोलकाता। ठीक है, उसमें चालक दलों की संख्या कितनी थी? 17 थे। ठीक दोगुना था लुटेरा था। ठीक है, दोगुना से भी ज्यादा। ठीक है, 35 क्या थे? लुटेरे थे। पैरा तीरंदाज अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित की गई। ठीक है, पैरा तीरंदाज है और साथ में अर्जुन पुरस्कार विजेता भी है। और कहाँ से आती है शीतल देवी? किस राज्य से आती है? किस राज्य से आती है? तो जेके से आती है। कहाँ से आती है? जम्मू कश्मीर से आती है शीतल देवी। ठीक है, चुनाव आयोग ने पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है। शीतल देवी आम चुनाव 2024 में मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उनके नाम की घोषणा, ठीक है, उनके नाम की घोषणा दिल्ली में आयोजित भारतीय बधिर क्रिकेट एसोसिएशन टीम और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन टीम के बीच एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच में की गई थी। ठीक है, यह मैच चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से मतदाता शिक्षा और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। तो वहीं पे इनको राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन इनको घोषित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत है इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? शीतल देवी। शीतल देवी क्या है? तो पैरा तीरंदाज है। ठीक है, साथ में ध्यान रखिए आर्मलेस है। ठीक है, मतलब इनकी बाजू नहीं है। ठीक है, इनकी बाजू नहीं है। ठीक है, पैर से तीर चलाती है। ठीक है, समझ रहे हैं। भारत का पहला इंदौर एथलेटिक्स स्टेडियम और इंदौर, ठीक है, इंदौर
इंडोर मतलब अंदर में, ठीक है, इंदौर नहीं, इंडोर जलीय केंद्र भुवनेश्वर में हो उद्घाटन। तो भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम, ठीक है, और इंडोर जलीय केंद्र कहाँ पे, भुवनेश्वर में उद्घाटन किया गया। भुवनेश्वर के मुख्यमंत्री की बात करेंगे, सॉरी उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, किस स्टेडियम में हुआ तो क्या बताएंगे, कलिंगा में। कहाँ पे हुआ, कलिंगा में हुआ। कहाँ पे हुआ, कलिंगा स्टेडियम में होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और क्या नाम है इसका, किसने किया, तो हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन साहब ने किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या चीज का किया, तो इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम और इंडोर जलीय केंद्र को भुवनेश्वर में उद्घाटन किया गया। अब और भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स आयोजकों की मेजबानी करने की सुविधा है। 120 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बना यह स्टेडियम पूर्णकालीन कोचिंग के लिए 120 एथलीटों को समायोजित कर सकता है। ठीक है, लागत कितनी, 120 करोड़ रुपए से बनी ये लागत है। ठीक है, ध्यान। उड़ीसा सरकार में एक चीज आपको देखने को मिला है, उड़ीसा की सरकार, ठीक है, खेल को बड़ा प्रमोट कर रही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये 120 करोड़ रुपए से अनुमानित लागत ये बना स्टेडियम पूर्णकालीन कोचिंग के लिए 120 एथलीटों को समायोजित कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको पता, उड़ीसा के इस स्टेडियम में हॉकी का फाइनल खेला गया था, हॉकी विश्व कप का फाइनल। राउरकेला से। राउरकेला में स्टेडियम होगा ना, नाम क्या है, राउरकेला सही आपका, स्टेडियम का नाम क्या है। बिरसा मुंडा सर था, बिरसा मुंडा। बहुत सुंदर, बिरसा मुंडा स्टेडियम है। ठीक है, राउरकेला में ही है, वेरी गुड। एक आदमी एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे, देखिए आदमी को, इंसान का यहाँ पर भी नहीं मन भरता, तो उन्होंने सार्क के अंगों का अवैध व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसमें तमिलनाडु क्या है, टॉप पे है। क्या कर रहा है, तो सार्क के अंगों का मतलब क्या कर रहा है, अवैध व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, सार्क के शरीर के अंगों का अवैध व्यापार में तमिलनाडु क्या है, शीर्ष पे आ गया है। ठीक है, ट्रैफिक और WWF इंडिया ने अवैध वन्यजीव व्यापार में लिप्त भारत के सार्क शीर्षक के एक व्यापक अध्ययन किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सार्क के शरीर अंगों के अवैध व्यापार में तमिलनाडु जनवरी 2010 और दिसंबर 2022 के बीच लगभग 65% बरामदगी शामिल है। ठीक है, ध्यान रखें, यह समुद्री जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। ठीक है, कर्नाटक, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में इन अवैध व्यापार में योगदान दे रहा है। ठीक है, 1969 में स्थापित WWF इंडिया का उद्देश्य पर्यावरणीय शरण को कम करना और मनुष्यों को प्रकृति के बीच सद्भाव को बढ़ाना है। ठीक है, तो सार्क का क्या हो रहा है, तो भाई साहब सार्क का क्या हो रहा है, अवैध व्यापार हो रहा है। ठीक है, इसमें टॉप कौन है, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तमिलनाडु, क्योंकि जो बरामद हो रहा है उसमें से 65% बरामद जो है आपको तमिलनाडु से आपको देखने को मिला है। सरकार ने 23 क्रूर कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, मतलब बहुत ही डेंजरस, जैसे क्रूर कुत्ता जो होता है ना, बुलडॉग, क्या क्या नाम से उस सबको लोग क्या कहते हैं, विदेश से ले आते हैं पालने के लिए। ठीक है, अब बड़ा डेंजरस होता है, उसकी नस्ल पे, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया, मतलब उसका कोई पाल नहीं सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्रूर और मानव जीवन के लिए खतरनाक समझे जाने वाले कुत्तों के 23 नस्लों के आयात, बिक्री और प्रजनन पे तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य देश भर में कुत्तों के घातक हमलों की बढ़ती घटनाओं पे अंकुश लगाना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नई दिल्ली में डिजिटल, ठीक है, नई दिल्ली में डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन हुआ। डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अद्वितीय डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को संगठित और मजबूत करना है। क्या करना है, ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है, भारत की लड़ाई को संगठित और क्या करना है, मजबूत करना है। इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NI द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, नई दिल्ली में डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली की बात की, किसके द्वारा डिजाइन किया, NI के द्वारा दिया गया। NI की स्थापना कब हुई, तो NIA की स्थापना 2008 में मुंबई अटैक के बाद इसकी स्थापना होती है। ठीक है, किसी भी चीजों में अगर आपराधिक गतिविधि, सॉरी, आप किसी भी आपराधिक गतिविधि, अगर आतंकवाद का मामला अगर आएगा तो उसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जांच करेगी। ठीक है, श्री शाह ने, अमित शाह ने एक मोबाइल, ठीक है, श्री शाह ने एक मोबाइल ऐप संकलन को भी यहाँ पे लॉन्च किया, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा एक आपराधिक कानूनों का क्या है, एक संग्रह है। ठीक है, नई विकसित आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली NI कर्मियों को आतंकवाद और संगठित अपराध मामलों में बेहतर समन्वय बनने में मतलब क्या करेगी,
सक्षम बनाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे श्री शाह की बात, अमित शाह ने क्या किया था, एक मोबाइल ऐप संकलन को भी लॉन्च किया जो कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी, ठीक है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको कहते हैं, द्वारा एक आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। ठीक है, कान्हा शांति वनम हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो कान्हा शांति वनम का आयोजन कहाँ पे किया गया, कहाँ पे, हैदराबाद में किया गया। कहाँ पे किया गया, कान्हा शांति वनम का आयोजन कहाँ पे किया गया, क्या बताएंगे। हैदराबाद। ठीक है, बिल्कुल हैदराबाद में किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया, हैदराबाद में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संस्कृति मंत्रालय का विशेष पहल के रूप में कान्हा शांति वनम हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। महोत्सव का विषय क्या, आंतरिक अशांति से विश्व शांति तक। विषय क्या, आंतरिक शांति से विश्व शांति तक। ठीक है, ध्यान रखिए। हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वनम दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। ठीक है, ध्यान में रखना है। यहाँ वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का समापन हुआ। विषय क्या, आंतरिक शांति से विश्व शांति। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कान्हा शांति वनम हैदराबाद में कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। ध्यान रखिए, कान्हा शांति वनम में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, बताने कितने क्वेश्चन इसमें टोटल, इसमें राष्ट्रीय वाले में कितने क्वेश्चन है, देखा नहीं क्या आप लोगों ने, कितना क्वेश्चन है टोटल, प्रश्न की संख्या कितने इसमें, आधा सोच रहा था करवा देने का। चेक करके बताइए कितना प्रश्न है। ठीक है, आप चलेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव, कितना है 46 नहीं हो पाएगा, 15 करवाएंगे। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव पे एक रिपोर्ट आ गई। ठीक है, कौन अध्यक्षता कर रहे थे, इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसका, रामनाथ कोविंद। ठीक है, कोविंद साहब जो थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कोविंद साहब की बात करेंगे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव पे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्या किया, उन्होंने सौंप दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट जो है सौंप दिया है। ठीक है, अब बात करें, इसमें से कुछ प्रश्न निकल कर आएगा जो कि हमारे लिए होगा महत्वपूर्ण। ठीक है, इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। ठीक है, ध्यान, कौन कौन थे समिति में अध्यक्ष, देख ले, अमित शाह है, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम अली नवाज जो कि आते हैं जम्मू कश्मीर से, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह है, और लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वरिष्ठ महाअधिवक्ता का हरीश साल्वे जो कि वो भी कांग्रेस से संबंधी रखते हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी शामिल है। ठीक है, इसमें इसको भी शामिल करने की बात चल रही थी, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, ठीक है, लोकसभा का विपक्ष के जो नेता थे, ठीक है, क्या नाम है उनको, लेकिन उन्होंने बाद में मतलब टर्न आउट ले लिया, तो उन्होंने बोला भाई साहब हम तो नहीं शामिल हो रहे। ठीक है, उसने शामिल होने से इनकार कर दिया था। ठीक है, क्या नाम है, नाम भूल गया, लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन है, हाँ अभी तो नहीं है कोई, कुछ दिन पहले कौन थे कांग्रेस के, हाँ अधीर रंजन चौधरी भी शामिल इसमें होने वाला था, लेकिन उसने बाद में शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो आप हमें बताइए, सबसे पहले बताइए अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रामनाथ कोविंद। भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, ध्यान रखें, इसमें सदस्य कौन कौन थे, अमित शाह जी थे, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद थे, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह थे, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप थे, ठीक है, वरिष्ठ अधिवक्ता, ठीक है, हरीश साल्वे थे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी थे। कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव की आकांक्षा भारत का मूल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैसे कैसे होगा जरा इसको समझेंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप की बात करेंगे, तो लोक और राज्य विधानसभाओं के सदन के साथ साथ निर्वाचन घोषित या फिर नियत दिन के पश्चात। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें दो चीज का चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है, लोकसभा का चुनाव और प्लस किसका, विधानसभा का चुनाव। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या होगा, पहला स्टेप ये है। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखें लोकसभा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, राज्य विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा का कार्यबल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित तारीख के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तिरंकुश सदन होगा, तिरंकुश सदन, अविश्वास प्रस्ताव, अन्य कारण। ठीक है, लोकसभा के नए सदन का कार्यकाल सदन के समाप्त कार्यकाल के लिए होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। आप चलेंगे इसमें और क्या है, तो तिरंकुश सदन, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव अन्य कारण, राज्य विधानसभा के कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के साथ
सह विस्तारी होगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या निकल कर आता है इसको और भी समझ। दूसरा स्टेप में क्या होगा, 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत संविधान संशोधन के माध्यम से दूसरे चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा के साथ साथ समयकालीन किया जाएगा, ठीक है। कोशिश किया जाएगा से नगर पालिका और पंचायत का भी मतलब क्या किया जाए, चुनाव करवा लिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये बना था। एक बार कमेटी में कौन कौन सदस्य थे उनका नाम बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कमेटी से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए, कमेटी से प्रश्न पूछेगा। और एक प्रश्न पूछेगा एक राष्ट्र, ठीक है, एक राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। एक चुनाव कराने के दौरान किस किस संविधान संशोधन में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग कमेटी से प्रश्न बता, कौन कौन लोग कमेटी में। अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हरीश बिल्कुल ठीक है, चंद्र। ध्यान में रखेंगे। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है। इससे पहले की बात करेंगे तो पहले मतलब चुनाव जो था वन नेशन वन इलेक्शन था 1960 के बाद, जो 1960-70 के बीच में चुनाव जो था, मतलब 1970 से पहले की बात करेंगे, इसी प्रकार से आपका चुनाव होता था, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो इनसे मेंस में भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 1957 में, 1962 में, 1967 में इसी तरह के चुनाव हुए हैं, ठीक है। 1900 कब कब हुए हैं तो ध्यान रखिए, कब कब हुए हैं, ठीक है। 1957 में, ठीक है, 1962 में, ठीक है, और 1967 में इसी तरह, सॉरी 1967 में इसी तरह के चुनाव आपको वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही मतलब चुनाव होता था, ठीक है। लेकिन बाद में मतलब क्या, 1967 के बाद चीजें मतलब क्या हो गई, बदल गई, ठीक है। इसके बाद मतलब क्या होने लगा, दिक्कत होने लगा, ठीक है। आप देखेंगे इसमें चुनौती क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें संविधान के कुछ अनुच्छेद के में आपको परिवर्तन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 83(2), ठीक है। संविधान के अनुच्छेद की बात करें 83 का सब क्लोज 2, ठीक है। और उसके बाद 172 में क्रमशः आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। और पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कब है, तो 1951 का, तो उसमें भी कुछ चेंजिंग करने को आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इसकी संवैधानिक मतलब बदलाव करने की आवश्यकता तो है, कुछ परिवर्तन तो आपको करने को मिलेगा। 83 का 2 है, 172 है, और भी कुछ अनुच्छेद है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन कुछ अनुच्छेद में परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, प्रसार भारती ने पी शब्द सेवा शुरू किया, पीबी शब्द, ठीक है, सेवा क्या किया है, शुरू किया है, ठीक है, प्रसार भारती। अब प्रसार भारती में थोड़ा सा मतलब विवाद क्या हो गया पता है आपको, ठीक है। ये लोग बोल रहे थे इसमें मतलब ये सैफरॉन कलर जो है, ठीक है, इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। सैफरॉन कलर को नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसलिए भी लोग विवाद कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ देते, लास्ट क्वेश्चन है। पीबी, पीबी एस एच शब्द, ठीक है, इस शब्द जो है, ठीक है, एक समाचार साझाकरण सेवा जिसे मीडिया संगठनों के विभिन्न प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। यह सेवा देश भर में प्रसार भारती के पत्रकारों, संवाददाताओं और स्ट्रिंगों के विशाल नेटवर्क से संचालित होता है। 50 श्रेणी से सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में समाचार पेश की जाएगी, ठीक है। तो प्रसार भारती ने क्या शुरू किया, पीबी शब्द सेवा को किसने शुरू किया है, तो प्रसार भारती ने शुरू किया है, ठीक है। ध्यान रखना। अब कल की क्लास में जो हम लोग देखेंगे इसको समाप्त करेंगे। 13 तक प्रश्न करवा दिए। इसे प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 46 थी ना, 46 है ना, ठीक है। 33 प्रश्न को आप लोग क्या करेंगे, 33 प्रश्न आप लोग क्या करेंगे, घर से देख कर आएंगे। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में 33 प्रश्न को क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो 2 दिन में हमारे क्या हो जाएगा, नेशनल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, देवी और शनि, ठीक है।